Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 10th SST का हम हिस्ट्री पार्ट इसमें देखने वाले हैं, जो कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रहेगा, जो बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और सेशन 2023-24 रहेगा, ये याद रखेंगे। इस बार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस पर हम देखेंगे चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को। देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज दे रखे हैं। सो हियर इज द फर्स्ट एमसीक्यू। कह रहे महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के बारे में, यानी नमक सत्याग्रह के बारे में हमने सब जान रखा है, सुन रखा है पहले से। फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू दांडी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध नमक यात्रा यानी नमक मार्च जो स्टार्ट किया था साबरमती में, उन्होंने अपने आश्रम से दांडी तक अपनी ये यात्रा पूरी की थी। लेकिन बताना ये कि इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। ऑप्शन है आपका 260 माइल्स, 240 माइल्स, 600 माइल्स या 500 माइल्स। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर 240 माइल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन, यानी कि साइमन कमीशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग है। ये भारत कब आया था उसका ईयर बताना है, साल बताना है। ऑप्शन है 1928, 1930, 1932 या 1942। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा 1928 को। 1928 को साइमन कमीशन कहाँ आया था? इंडिया पहुंचा था। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 में देखोगे, द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव, यानी कि छोड़ना, द टी गार्डन विदाउट द परमिशन एज पर। कह रहा है कि कौन सा वो कानून है जिसके अनुसार बागान श्रमिक जो असम में जो चाय के बागानों में काम करते थे, वो बिना अनुमति के बागान छोड़ने को अनुमति नहीं थी, मतलब बिना परमिशन लिए वो जा नहीं सकता था। वो कौन सा कानून था? ऑप्शन ए कह रहा है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, दूसरा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1866, तीसरा कह रहा है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1879, चौथा कह रहा है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1869। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही होगा आपका, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, यानी 1859 का 1859 का जो अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कानून जो था, उसके तहत कोई भी जो आपके क्या थे किसान थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते थे। 1859, ये बात याद रखोगे आप। अगला क्वेश्चन है एट द कांग्रेस सेशन एट डैश यानी ब्लैंक दे रखा है, इन दिसंबर 1920 a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted, यानी कि दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में डैश में वो जगह बतानी है कि कांग्रेस सत्र हुआ था, सेशन हुई थी। उस सेशन में एक समझौता किया गया, एक एग्रीमेंट हुई थी, कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसमें असहयोग कार्यक्रम यानी असहयोग आंदोलन को क्या किया था? अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। वो शहर का नाम बताना है, कहाँ पे वो सेशन हुई थी, कांग्रेस सेशन 1920 दिसंबर 1920 में हुई थी। ऑप्शन है इलाहाबाद में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, नागपुर में हुआ था या कलकत्ता में। तो याद रखेंगे 1920 का सेशन नागपुर में हुआ था। 1920 का सेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1920 में जो सेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। और इसी सेशन में एक क्या करी गई थी? कॉम्प्रोमाइज हुआ था, एग्रीमेंट समझौता किया गया था और उसमें असहयोग आंदोलन को अडॉप्ट करी गई थी, अपनाया गया था। अगला सवाल है नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 99 में लिखी गई थी। इसके ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? भगत सिंह है, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं या महात्मा गांधी? याद रखेंगे फेमस बुक है और आप बहुत लोगों को मालूम भी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने लिखे थे। कौन लिखा था? महात्मा गांधी जी लिखे थे। कौन सा बुक है? हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज कब लिखे थे? 1909 को, 1909 में। अगला सवाल है एमसीक्यू है नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सत्याग्रह। यहाँ पे सत्याग्रह से रिलेटेड इन 4 ऑप्शन में से, 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए कह रहा है सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स। नंबर दूसरा कह रहा है इट इज द वेपन ऑफ द वीक। नंबर सी कह रहा है सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, या ऑप्शन डी कह रहा है ए और सी दोनों। देखो पहला कह रहा है सत्याग्रह इज नॉट द फिजिकल फोर्स। सही बात है कि ये कोई भी शारीरिक शक्ति नहीं है, कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं है। दूसरा कह रहा है इट इज द वेपन ऑफ द वीक, यानी कि ये कमजोरों का हथियार है। ऐसा कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, कमजोरों का हथियार है ऐसा कोई भी सेंस नहीं बन रहा, तो ऑप्शन बी को डाउन करते हैं। तीसरा कह रहा है सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन। इन्फ्लिक्ट पेन का मतलब एक सत्याग्रह जो होता है वो शत्रु यानी दुश्मन को कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता,
ऐसा नहीं सोचता है सत्याग्रह का, ये कभी भी ये सेंस नहीं होता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि पहला ऑप्शन सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए और सी दोनों ऑप्शन सही होगा, जो कि डी में जाएगा। अगला एमसीक्यू है नंबर 7, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया यानी महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। वापस आए थे, कब आए थे? जनवरी 1916 में, जनवरी 1915 में, मार्च 1921 में, या अप्रैल 1917? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, जनवरी 1915 में वापस आए थे। जनवरी 1915 में वापस आए थे। सवाल ये होगा कि भाई कहाँ से वापस आए, तो याद रखेंगे वो अफ्रीका से लौटे। तो कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका। नेक्स्ट है नंबर 8, Which of the following situation in India were the result of the First World War? First World War यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, उनमें से किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे भारत? भारत में क्या हो रखा था? रीजन क्या था? नंबर ए कह रहा है देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। कह रहा है कि जबरन भर्ती के कारण, जबरन भर्ती करी जा रही थी कहाँ पे? भारत में। उसके कारण गांव में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था, गांव वाले बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। क्या हो चुके थे? गुस्सा आ चुका था। पहला तो ये। दूसरा, कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज। कह रहा है कि सीमा शुल्क जो है उसको बढ़ा दिया गया था। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, इनकम टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड, आयकर लागू किया गया था। इनकम टैक्स भी क्या करी गई थी? इंट्रोड्यूस करी गई थी, लागू करी गई थी। नंबर डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों रीजन था, इन तीनों के तीनों परिस्थितियां चल रही थी कहाँ पे? पहले विश्व युद्ध के टाइम पे हमारे इंडिया में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है नंबर 9, एज पर द सेंसस ऑफ 1921 यानी कि 1921 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, मतलब लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। कब? 1921 के अनुसार, 1921 की जनगणना के अनुसार ये हो चुकी थी। बट इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है एपिडेमिक एंड फैमिन्स, दूसरा कह रहा है वॉर, तीसरा कह रहा है राइट्स एंड चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से ऑप्शन ए होगा, क्योंकि उसी वक्त महामारी और अकाल आ चुकी थी। महामारी और अकाल की वजह से यानी एपिडेमिक्स और फैमिन्स की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। किसके अनुसार? सेंसस 1921 के अनुसार, सॉरी। नेक्स्ट है आपका नंबर 10, महात्मा गांधी रीच्ड डांडी। महात्मा गांधी डांडी पहुंचे थे। अब डेट बताना है ऑन, ब्लैक है यहाँ पर 1930, यानी कि कौन से डेट को 1930 में महात्मा गांधी डांडी पहुंचे थे? क्योंकि सॉल्ट मार्च जो स्टार्ट करी गई थी उन्होंने अपने आश्रम से स्टार्ट किया था, अपने आश्रम से स्टार्ट करी थी और उन्हें पहुंचना था डांडी। अब सवाल ये कि डांडी उन्होंने पहुंचे कब? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 6 अप्रैल को, या फिर 16 अप्रैल को, 6 मार्च, या फिर 6 मई। तो याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने कहाँ पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में वो कहाँ पहुंचे थे? डांडी पहुंचे थे। कहाँ से शुरू करी गई थी? अपने आश्रम, साबरमती अपने आश्रम से स्टार्ट करी गई थी। इसी मार्च का नाम है सॉल्ट मार्च। नंबर 12, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बात करी जा रही है कि लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप से दिया। बट ये कब दिया था? पूर्ण स्वराज की मांग कब करे गए थे? इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो। ऑप्शन कह रहे हैं दिसंबर 1929 में, या फिर ऑप्शन बी जनवरी 1929 में, या फिर दिसंबर 1930 में, या दिसंबर 1928 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, और ये पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है डैश एंड डैश फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। किसने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, दूसरा है मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, चौथा है आपका तीसरा है जवाहरलाल नेहरू एंड CR दास, चौथा है जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी जी। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ये दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की गठन की थी। अगला सवाल चलते हैं नंबर 14 में, गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हटाने का फैसला किया। ये कब किया था? ऑप्शन है जनवरी 1922 में, फरवरी 1922 में, फरवरी 1919 में, या फिर जनवरी 1919 में। ऑप्शन बी होगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी, फरवरी 1922। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या करने का? विड्रॉ करने का फैसला किया, हटाने का फैसला किया था।
अगला क्वेश्चन है द ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि जितने भी ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल पीपल जो दो आदिवासी लोग थे, उन्होंने क्या करे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो उसके पीछे का रीजन बताने किस कारण से विद्रोह किया। ऑप्शन देखते हैं, द ट्राइबल पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, यानी कि आदिवासी लोग जितने भी थे उन्होंने अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगलों में प्रवेश करने, एंट्री करने से रोका गया, इस वजह से करी थी। डेफिनेटली सही बात है, ऑप्शन ए सही लग रहा है। अगला रीजन है द ट्राइबल पीपल प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, यानी कि जितने भी ट्राइबल पीपल थे उन लोगों को फ्यूल वुड यानी कि ईंधन की लकड़ी, जलाने की लकड़ी और फल इकट्ठा, फ्रूट को कलेक्ट करने से रोका गया। क्या इस वजह से विद्रोह करी? हाँ सही बात है, इस वजह से भी विद्रोह करी, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल वर डिनाइड, यानी कि जितने भी आदिवासी लोग थे उनको जो पारंपरिक अधिकार यानी कि जो ट्रेडिशनल राइट्स था उनको भी छीना गया, उनसे भी वंचित किया गया। क्या ये भी सही बात है? हाँ ये भी सही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारे रीजन थे, ये तीन के तीन जो दिया गया यहाँ पर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इन सारी चीजों से उन्हें वंचित किया जा रहा था, रोका जा रहा था। अगला सवाल है नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स, यानी अवध के बारे में बताना है कि नॉन कॉपरेशन ऑफ मूवमेंट जो अवध में था उनसे रिलेटेड कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन फॉल्स है, वो बताना है। ऑप्शन कह रहे द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ये सही बात है कि तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स जो भी थे उनके अगेंस्ट में क्या करी गई थी, असहयोग आंदोलन लड़ी जा रही थी, ये सही बात है। उसके खिलाफ था, ये भी सही बात है। दूसरा है इन अवध द पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, यानी कि अवध में जो किसानों का नेतृत्व किया जा रहा था, लीड किया जा रहा था, वो बाबा रामचंद्र के जरिए किया जा रहा था, ये भी सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। आगे कह रहा है तीसरा में द टेनेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जो किराएदार थे उसके पास जो टेनेंट्स थे उसके बाद कोई भी सिक्योरिटी नहीं था, ये भी सही बात है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं था, इसलिए आंदोलन हो रही थी। आगे नंबर डी कह रहे द पीजेंट डिड नॉट डिमांड द अबॉलिशन ऑफ बेगर, यहां पे कहा जा रहा है किसानों ने बेगार की बात कर रहे हैं हम, यहां पे हो जाएगा बेगार। तो बेगार की बात करें, बेगार को खत्म करने के लिए मांग नहीं की, डेफिनेटली मांग करी गई थी, यहां पे ना के बारे में दिया गया, मांग नहीं करी गई है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये कथन गलत है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखना बेगार की मांग करी गई थी बट यहां पे नहीं दिया गया है कि नॉट डिमांड, तो इसलिए यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर ट्रू, यानी कि आपको देखना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, उनको जो प्रभाव डाला गया था उसके बारे में। ऑप्शन ए कह रहा है द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 1922, क्या बताया जा रहा है कि आपके जो 1921 से 1922 की बात कर रहे हैं, मतलब 1921 और 1922 के बीच में विदेशी कपड़े का जो आयात था उसका जो इंपोर्ट था वो कंप्लीटली आधा हो गया था, हाफ हो गया था। क्या सही बात है? सही बात है। अगला ऑप्शन देख रहे हैं इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, यानी कि कई जगह पर व्यापारी जितने भी थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या करा, जो विदेशी वस्तुओं का व्यापार करना था या फिर उन लोगों थे जो भी वित्त पोषित करना था, फाइनेंशियली मदद करनी थी या फाइनेंस होकर के कोई भी काम करना था, उन सारी चीजों को उन्होंने क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये भी सही बात है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। सी कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, यानी कि जो भारत के कपड़ा मिलता है, स्पेशली भारत की बात करें, जो भारत के कपड़ा मिलता है यानी कि जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थे और जो हैंडलूम्स था, जो हथकरघा था, उसका उत्पादन डेफिनेटली बढ़ गया। क्या? हाँ डेफिनेटली ये भी बढ़ गया था, क्योंकि व्यापारी विदेशी जो विदेशी व्यापार थे उनसे सारी चीजें ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी और सारे के सारे कपड़े वगैरह आने बंद हो गए थे। तो ऑब्वियसली बात है लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए किसी को तो ऊपर आना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन टेक्सटाइल मिल क्या कर रहा था, धीरे धीरे मूव ऑन कर रही थी, बढ़ रहा था। तो ये सही बात है, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ये बात आप याद रखोगे। नंबर 18 है द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेक्योर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल डैश फेयर, यानी कि बात करी जा रही है जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, हत्या हुई थी, तब वहां वार्षिक मेला लगता था। कौन से मेला के लिए वहां पे लोग क्या हुए थे, आपके एकजुट हुए थे। ऑप्शन कह रहा है तीयन, एक पर्व का नाम है, मेला का नाम है, गुरपूरब का मेला था, या लोहड़ी या बैसाखी। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, बैसाखी का मेला की वजह से लोग वहां पे क्या हुए थे, एकजुट हुए थे और वहीं पे आकर के थोड़ी सी क्या हो गए थे, नरसंहार, थोड़ी तो नहीं बहुत ज्यादा नरसंहार हो गई थी, बहुत लोगों को मारा गया था वहां पर। और इनमें गोली जलाने का जो आदेश दिया था वो जनरल डायर ने दिया था, ये भी आप याद रखोगे। अगला सवाल है द खिलाफत कमेटी वॉज सेट
वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। खिलाफत समिति यानी खिलाफत कमेटी का गठन करी गई थी 1919 में। तो बताना कि वो किस शहर में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, लखनऊ में किया गया था, अमृतसर में। तो याद रखेंगे बॉम्बे में करी गई थी। कहाँ करी गई थी? बॉम्बे में करी गई थी। किसकी? खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। अब थोड़ा सा मैं इससे रिलेटेड कुछ बता देता हूँ। बॉम्बे जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे जो कि आज मुंबई के नाम से, ये महाराष्ट्र का कैपिटल है आपका। महाराष्ट्र का क्या है आपका? कैपिटल है। ये बात याद रखेंगे आप। दूसरा है कलकत्ता, यानी कि आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। लखनऊ जो कि आज भी लखनऊ ही है, और ये यूपी उत्तर प्रदेश का कैपिटल है आज के डेट में। अमृतसर एक छोटा सा, छोटा तो नहीं बड़ा ही कह सकते हो आप, एक शहर है, एक सिटी है। कहाँ पे? पंजाब में। ये चीज़ें आप याद रखनी है, पंजाब में। और पंजाब का कैपिटल हम लोग जानते हैं चंडीगढ़ है, याद रखना ये बात भी आप। चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है आज के डेट में। सो अगला सवाल, यानी इस सेट का, इस पूरे की पूरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 20। हु सेटअप द ऊध किसान सभा, यानी कि अवध किसान सभा आप कह सकते हो। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली, चौथा है आपका महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, इन दोनों ने मिलकर के अवध किसान सभा का क्या किया था? स्थापना किया था। जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, अवध किसान सभा, याद रखेंगे। अवध यूपी में एक जगह है, यूपी में एक जगह है। तो ये रहा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। एंड लास्ट में ये कहूँगा कि एग्जाम नज़दीक है, प्लीज़ प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चंस को। और इसी चैनल में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ आपकी मैथमेटिक्स की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो आप वीडियोज़ को देखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में प्लीज़, अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड लास्ट में शेयर ज़रूर करें, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएं इस वीडियो को। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।